के आंचल पर लगे दागों को अपने लहू से साफ करने वाला मां भारती का एक बेटा हूं। भाई लखन जी बहुत कर्मठता के साथ अपने लीडर से दिखाते हैं, और आज इन बच्चों को भी मैं प्रणाम और नमन करता हूं कि जो पढ़ाई के साथ साथ इतना सुंदर, शायद कोई प्रोफेशनल डांसर या प्रोफेशनल कोई प्रोग्राम वाला आकर के भी यहाँ प्रस्तुति देता तो शायद वो इतनी अच्छी नहीं दे पाता जितनी आप लोगों ने दी है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच में ये है कि फोर्स डिफेंस एकेडमी है, फोर्स है तो मुमकिन है ना। और मैं 2016 से लगातार आ रहा हूं और ये देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि फोर्स है तो मुमकिन है। इस फोर्स डिफेंस एकेडमी ने भारत के लिए, भारत की सीमाओं के लिए, भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए जवानों के साथ साथ न जाने कितने अन्य अधिकारियों को भी सुशोभित किया है। और आज वो मां भारती के बेटे इस फोर्स डिफेंस एकेडमी के वो छात्र भारत की रक्षा के लिए सरहदों पर खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है कि वो आज सीमाओं पर खड़े होकर के प्रेरणा दे रहे हैं, उनके भविष्य के निर्माता हैं। तो ऐसे लखन भाई और उनकी पूरी टीम जो अपनी लीडरशिप के द्वारा अपनी टीम को एक मोतियों के तरह एक धागे में पिरोए रहते हैं, तो उनको भी मेरा नमन है, वंदन है। और आज बड़ी विस्मित भरी निगाहों से मत देखो कि मैं आप लोगों की तरह ही हूं, आप लोगों की तरह ही हूं। एक किसान का बेटा हूं, एक जवान का बेटा हूं, खेतों में हल चला करके बड़ा हुआ हूं और एक फौजी पिता की कहानियों को सुन करके बड़ा हुआ हूं। किताबों में पढ़ करके इस हृदय के अंदर देशभक्ति का भाव जगा करके बड़ा हुआ हूं। मैं पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड है कि 1,60,000 भारत के स्टूडेंटों से मिला हूं, और वो स्टूडेंटों से मिला हूं जो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते, आपकी तरह वो फौजी बनना नहीं चाहते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो जो 80,000 मेडिकल के स्टूडेंट थे, उनसे मैंने एक बार पूछा, यार ये बताओ कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? 80,000 में से ये अचंभित करने वाली बात है, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने बोला कि मैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूं। बाकी किसी भी स्टूडेंट को ये आभास नहीं, ये एहसास नहीं कि ये डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, नहीं पता उसको। इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है भाई इंजीनियर, नहीं पता। लेकिन मुझे ये विश्वास और भरोसा है कि जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, इनको सबको पता है, अपने जीवन का पर्पज पता है, इनको अपना प्रोफेशन का पर्पज पता है। और जिसको पर्पज पता होता है ना, उसी के अंदर तो जुनून और जज्बा और वो लगन, वो पागलपन होता है ना। बेटा आप लोग भी बैठ जाओ, सावधान पोजीशन से बैठ जाओ, है ना, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। आपको यहाँ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले सिखाए जा रहे होंगे, सिखाए जा रहे हैं ना? मैं आप टीचर तो हूं नहीं कि मैथमेटिक्स का आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, मैं सिर्फ जीवन का फॉर्मूला सिखाऊंगा। अगर इसको आपने जीवन में अपना लिया तो शायद आप अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि आपकी जो उम्र है, जो आपकी अवस्था है, इस उम्र, इस अवस्था के अंदर जो ऊर्जाओं का वेग है, जो सागर है, और ये ऊर्जाओं की जो ताकत है,
इसका शायद आपको एहसास नहीं है कि आप इस ऊर्जाओं के साथ कहां तक जा सकते हो और कितनी परिस्थिति, चाहे विकट परिस्थिति हो, विपरीत हालतें हो, आप उसको भेद सकते हो, उसको पार कर सकते हो। अगले 20-25 मिनट के बाद आपको एहसास होगा कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि पर्पस, कोई सपना देखा है ना आपने? सपना देखा है ना फौज में भर्ती होने का? मैंने सपना देखा नहीं था, मैंने सपने को जिया था। और 6th क्लास से जिया था। जिस दिन उस सैनिक की कहानी को पढ़ा कि हिंदुस्तान का एक नौजवान अकेला 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। मैंने पुस्तक में जो एक योद्धा की कहानी पढ़ी और जो मेरे जीवन का आदर्श बना, वो 21 साल का नौजवान, 21 साल का, और ये वही नौजवान था, ये वही युद्ध था जिसकी आज हम विजय जयंती मना रहे हैं। 1971 का वो योद्धा, वो योद्धा टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है। और जब फौज में जाओगे तब आपको फौजी थोड़ी सी बनावट के बारे में मालूम होगा। टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता और पाकिस्तान की एक स्क्वाड्रन के टैंकों को बर्बाद कर देता है और फिर लास्ट में वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है। लेकिन गर्व तब हुआ जो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आया और उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया। जानते हैं उसका नाम? जानते हैं उसका नाम? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। और सर से पूछ लेना कितने खूबसूरत थे वो। ऐसा नौजवान मेरे जीवन का आदर्श था। तो सपने आंखों से देखे जाते हैं लेकिन दिल से जिए जाते हैं। उन सपनों को जी करके बड़ा हुआ कि मैं सिपाही बना हूं, एक युद्ध लड़ रहा हूं। आप जानते हैं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है ना, कि माइंड की कितनी बड़ी शक्ति है। शायद टाइम नहीं है, नहीं आपको 30 सेकंड का प्रयोग कराऊंगा, आपको एहसास हो जाएगा कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि हमारी माइंड की शक्ति कि कितनी बड़ी शक्ति है, हम क्या से क्या कर सकते हैं। उसको विजुअलाइज करता रहा। 12th क्लास में आ गया, अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं थे, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। शायद इस अवस्था में आप सब होंगे, सभी आप ऊपर हैं ना, उस अवस्था से निकल चुके हैं। 16 साल 5 महीने की उम्र में भर्ती होकर के फौज में गया, 1 साल की ट्रेनिंग किया, उसके बाद पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है कि मैं गया नहीं था, मुझे तो कश्मीर मेरे परमात्मा ने भेजा था। क्योंकि जो हम यहां से जीते हैं ना, ये तो सोल है, सोल, आत्मा। और आत्मा तो परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का अंश होती है। अगर आपके सपनों को आपकी परमात्मा जी रहा है तो आपके सपने साकार ना हो, ये असंभव है। जब वहां गया, शायद इसलिए गया क्योंकि उस धरती पर एक बड़ा युद्ध होने वाला था। और 1990 से आज तक हमारी भारतीय सेना आतंकवादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ वो युद्ध लड़ती चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बनना था, उस युद्ध में भाग लिया। बहुत सारे
टेररिस्टों के साथ मुठभेड़ हुई, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मेरे नौजवान साथियों, इस जीवन के अंदर अगर सबसे बेशुमार कीमती कोई चीज है तो वो कोई बताएगा को क्या है? सबसे बेशुमार कीमती अगर कोई चीज है इस धरती पर, समय। समय। आज का एक सेकंड कल पूरी दुनिया की दौलत को लाकर के किसी के कदमों में डालोगे ना कि मुझे वो कल का एक सेकंड वापस दे दो, आपको मिलने वाला नहीं है, खरीदा नहीं जा सकता है। और दुनिया में कोई इतना बड़ा धावक नहीं जो आज के एक सेकंड के पल को कल दौड़ करके पकड़ लेगा, कोई नहीं है। इसकी समय की बड़ी खूबसूरती है कि अगर इस समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलोगे तो ये आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा, लेकिन उससे भी बड़ी खूबसूरती है अगर आप कदम से कदम मिला करके नहीं चले, आप रुक गए, आपकी बाजू पकड़ करके चलने वाला नहीं है, ये वहीं खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा। तो समय तो व्यतीत होगा, अपनी गति से चलेगा, आप चलो या मत चलो। समय चलता रहा। वर्ष 1998 आया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, जान चुके थे, उनको एहसास हो गया था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है, इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। आप जानते हैं शांति, एक छोटी सी चीज बताता हूं जो आज का इन्वायरमेंट चल रहा है, आज का जो बाहरी इन्वायरमेंट है, जिस तरह से बच्चे कूदते घूम रहे हैं, ऐसे ही एक बच्चा था, बड़ा खूबसूरत और समझदार बच्चा था। घर के अंदर 4 मोमबत्तियां जल रही थी, बड़ा प्यार करता था। लाइट हुई ना, उजाला हुआ, उन मोमबत्तियों से मोहब्बत कर, धीरे धीरे वो मोमबत्तियां बुझने लगी। पहली मोमबत्ती के पास दौड़ करके गया, बोला मोमबत्ती, बोला दीदी आप बुझो मत। उसने कहा नहीं मुझे तो बुझना ही है, क्योंकि इस धरती पर, क्योंकि मेरा नाम प्रेम है, प्रेम, मोहब्बत, प्यार इस धरती से खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए मैं बुझ रही हूं। थोड़ी देर फिर रोने लगा, दूसरी मोमबत्ती बुझने लगी, फिर दौड़ करके उसको आया, बोला आप तो मत बुझो। बोला जहां प्रेम नहीं है ना वहां विश्वास नहीं है। फिर तीसरी मोमबत्ती बुझने लगी, फिर उसके पास दौड़ करके गया, बोला आप तो मत बुझो। नहीं, मुझे जहां प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, वहां शांति नहीं है, तो मुझे तो बुझना ही है। फिर चौथी वाली के पास बैठ गया, बोला आप तो मत बुझना। बोला मेरा नाम आशा है, मैं नहीं बुझ सकती। अगर आप आशा को जागृत रखोगे, आशा रखोगे, तो ये तीनों मोमबत्तियां वापस चल सकती हैं। तो प्रेम यानी शांति किसी मुल्क, समाज तक ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के अंदर भी अगर शांति है तभी वो उन्नति और प्रगति कर सकता है। आपके मन मस्तिष्क के अंदर विचारों की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, विचारों की धाराएं नहीं बह रही हैं, तो आप जो सीखते, जो आपको बताया जाता है, आप उसको सीख लेते हैं, अमल कर लेते हैं, समझ लेते हैं और आप लिख भी देते हैं। लेकिन अगर आपके मन मस्तिष्क के अंदर विचारों की जो द्वंद्व चल रहा होता है, और उस द्वंद्व का सबसे बड़ा जो कारण है वो आप सब जानते हैं ना, जानते हैं ना, हाँ जानते हैं। सारे जो बालकनी में बैठे हैं ना, ऊपर से बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, हाँ, मैं बेटा सारे देख रहा हूं। और ये क्या करेंगे जा करके, आप बताओ, रील बनाएंगे, और रील को कहां, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और रात भर ये चेक करेंगे कि कितने लाइक आए।
तो टेंशन। अरे भाई ये लाइक जो ना, रील वाले लाइक, ये आपकी पहचान बनाने वाले नहीं है। जिस दिन आप जो ना फोर्स के अंदर सेलेक्ट हो गए, उस दिन आपकी पहचान पूरी दुनिया में अपना आप बन जाएगी। तो उन्होंने उसी शांति को, क्योंकि शांति उन्नति और प्रगति का नाम है, उस शांति और उन्नति और प्रगति हो, इसलिए उन्होंने समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस यात्राएं चलाई। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं चाहता था कि दोनों देशों की आवाम के बीच शांति हो, इसलिए उन्होंने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह, ऐसी पहाड़ियां जहां सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। कल्पना कीजिए इंदौर में कितना टेम्परेचर होता है? ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री। और जब 10 डिग्री टेम्परेचर जब आ जाता है तो अपने बिस्तर से निकलना नागुजार समझते हैं हम। कपिल सर से बोलते, बोले सर आज बहुत ठंडा है, आज शाम को दौड़ेंगे, सुबह नहीं दौड़ते हम। लेकिन आप ही के शहर के, गली के, प्रदेश के, देश के वो नौजवान, वो भाई बंधु आज भी इसी -60 डिग्री टेम्परेचर में दिन रात खड़े होकर के आप लोगों के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। वो अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं ताकि इस देश का युवा अपने कैरियर को बना सके, इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बना सके। इसलिए वो देश का सिपाही दिन रात आपके लिए अपनी सीमाओं पर खड़े होकर के अपनी ड्यूटी को निर्वाह कर रहा है। पाकिस्तान क्योंकि हाइट ज्यादा है, वहां पर उन्होंने फौज अपनी डिप्लॉयड कर दी। एक समझौता हुआ था जिसका जिक्र किया था, अभी कविता पाठ में जिक्र हुआ होगा, शिमला समझौता, जिसमें युवा शक्ति आपको भी नमन करता हूं। उसने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान आकर के हमारे जवानों की जब बॉडियों में गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने जब सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था, उसने यहाँ पे गोलियां मारी, फिर बाजू में गोली मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोलियों की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, तो फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर और गालियां देना शुरू कर। ये तांडव बहुत देर तक चला। इन आंखों से देखता भी रहा, सहता भी रहा। और जब ये लात पत्थर मार करके थक गए, फिर उनका एक जो कमांडर था, फिर उसने दोबारा से उनको आदेश दिया कि इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जो हमले वाली बात मेरे कानों तक पड़ी, तब मुझे लगा यार मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। और ये सच है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ हम उस ईश्वर को, परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, तो वो शक्ति साक्षात हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और इसका प्रमाण आज आपको मिलेगा। वो आकर के गोलियां मारने लगी, जब बहुत नजदीक आए तब फिर मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया, एक दृढ़ संकल्प किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उप तक भी करने वाला नहीं हूं और मैं चिंता भी नहीं। तो दोबारा से गोलियां मारते हुए नजदीक आए, फिर भी उसने मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम चला, इन आंखों से देख रहा था कि 2 कदम चलने के बाद वो पाकिस्तान का जवान वहां पर रुक गया। वो वापस मुड़ा, उसने राइफल जब मेरे सीने की तरफ करी, तब मुझे भी लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई,
और कवियों ने भी बहुत अच्छे से इस भूखंड, जो दुनिया की एक भूखंड जिसको भारत कहते हैं, और भारत के साथ माता का भी शब्द इसके साथ जोड़ा गया है, तो ऐसे ही नहीं इसको भारत माता कहते हैं। ये कंकर मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है ताकि उसके बेटों की वीरता, शौर्य और बलिदान दुनिया तक पहुंचता रहे। कभी बैटल ऑफ रजांगला के बारे में पढ़ा है, सुना है? बैटल ऑफ रजांगला दुनिया की टॉप 10 बैटल्स में से आता है, टॉप 10 बैटल्स में से, जिसमें 118 जवान लड़ रहे थे और 114 शहीद हो गए थे। सिर्फ 4 वो मां भारती ने शायद इसलिए बचा दिए ताकि उन 114 वीरों की शौर्य, वीरता दुनिया तक पहुंच सके। तो शायद मुझे मां भारती ने इसलिए चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था। पर्स इसलिए रखा था क्योंकि पहाड़ियों पर चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी, उसमें 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। शायद मां भारती ने वो सिक्के सब इकट्ठे कर दिए होंगे और जब गोली चली तो जाकर के सीधे सिक्कों पर लगी, रिकोजीट हो गई। लेकिन उस गोली के धक्के से, पावर से, फोर्स से मुझे आभास हुआ, एहसास हुआ मैं तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, मेरा AK-47 मेरे पास था, उसको उठा करके शायद जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास में एक हैंड ग्रेनेड था, उसकी पिन निकालता हूं और उसको उठा करके उसके ऊपर इस तरह से फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो उस ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता पाकिस्तानी वो सोल्जर, जब तक वो ग्रेनेड फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। बस वही तो एक पल था। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल करके बाहर थे, सिर्फ कंधा कंधा हिला। तो एक हाथ से राइफल को उठाया, ऐसे पलटा खाया और वहां से ऐसे फायरिंग कर दिया। 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत पे कर दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि यहां पर अकेला नहीं है बल्कि नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वो भाग खड़े हुए, पैर उखड़ गए उनके। मैं चल नहीं सकता था लेकिन हताश और निराश नहीं था। मैं घिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ 3-4 मीटर तक फायर करता। जब उनके पीछे गया हूं तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनकी वेपन के डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। बहुत देर वहां पर चुपचाप पड़ा रहा, देखता रहा। फिर मन और मस्तिष्क के अंदर फिर एक थॉट, फिर वो पागलपन, यार अपने साथियों को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर वापस चला, हिम्मत को इकट्ठा किया और धीरे धीरे फिर वापस आने लगा। वहां तक पहुंचा जहां तक वो शहीद हो रखे थे साथी। फिर मन में आया कि यार देख, इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा होगा।
एक एक जवान को आकर के गोद में रख करके देखने लगा तो किसी का पूरा ये सर फट करके बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोता रहा। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस, जिसको कोई अनुभव नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, ये भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। लेकिन एक अंदर एक विश्वास था, आशा थी कि मैं नीचे जरूर जाऊं। जहां तक मेरी नजर जा सकती थी सिर्फ और सिर्फ मुझे बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बहुत देर रोया मैं। कभी रोए जीवन में? ये रोना नहीं होता कि मेरे से दौड़ नहीं होगी, मेरे से ये सवाल नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होता है, ये रोना नहीं। 3 थेरेपी है। अगर ये 3 थेरेपी आपने कोई सी भी एक अपना ली, चाहे रोने की हो, चाहे हंसने की हो, चाहे डांस की हो, नाचने की, ये तीनों थेरेपी, तीनों ही क्रियाएं आपको अपने आप से जोड़ती हैं और दुनिया से डिस्कनेक्ट करती हैं, अपने आप से कनेक्ट करती हैं। मैं जब रो रहा था, बहुत देर रोया, मन से रोया, और रोते रोते शायद मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जैसे ही अपने आप से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया, मैं बंसी वाले से कनेक्ट हो गया। और जैसे ही मैं उस परमात्मा से कनेक्ट हुआ, तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन ये जो मन है ना, हमारा मन हमें एक जगह पर रुकने नहीं देता, हमें हमेशा भ्रमित करता है। इस मन ने उस परमात्मा से मुझे हटा दिया और मुझे कहां लेके आ गया? दर्द पर, पीड़ा पर। हड्डियां आपस में टकरा दी थी, आसानियां पीड़ा होने लगी, इसका एहसास दिला दिया। इस हाथ को ऐसे बांधने की फिर कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था, फिर लगा कट गया, तोड़ करके फेंक। वैसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं, इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। लेकिन आप एक बार परमात्मा से कनेक्ट होकर के तो देखो। पूजा तो करते होगे ना आप सब? ये पूजा नहीं है। आरती ऐसे घुमाना, मोमबत्ती ऐसे जलाते हो ना, आरती करते हो, दीपक, ये है, ये पूजा नहीं है। ये क्या है? उपासना। मांगते हो भगवान से मेरा टेस्ट पास हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, है ना? यही मांगते हो ना? मेरा कैरियर अच्छा हो जाए। कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई दौलत मांगता है। लेकिन कभी उस परमात्मा से चीज मांग करके देखी, उसको धन्यवाद दिया, यार आज तूने अपना जीवन मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। कभी आपने धन्यवाद नहीं दिया? हम क्योंकि भिखारी हो गए ना, हमें मांगने की आदत पड़ गई है। ये उपासना है, ये पूजा नहीं है। 5 मिनट बैठ करके अपने आप से कनेक्ट होकर के उस परमात्मा का ध्यान तो कीजिए। इस सृष्टि पर हम किस काम के लिए आए हैं? किस काम के लिए आए हैं? बंगले गाड़ी खरीदने के लिए ना। जैसे आप अपने आप से कनेक्ट होगे ना, आपको एहसास हो जाएगा कि मैं इस धरती पर पैदा किस लिए हुई हूं, किस लिए आया हूं। ये ध्यान से आएगा, ध्यान से। और ध्यान ज्ञान से बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो शक्ति बढ़ेगी। और वो शक्ति कौन सी होगी? शरीर की शक्ति नहीं होगी, वो आपकी आत्मिक शक्ति होगी। और आत्मिक शक्ति आपके आत्मविश्वास को पैदा करती है। और जब आत्मविश्वास भर जाता है, एक इंसान जब आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, भरा होता है, तो आपने देखा भी होगा ना, हाथ नहीं है लेकिन पैरों से ही तीर कमान को खींच करके गोल्ड पे निशान लगा देती है। तो इसमें शरीर की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसमें मन मस्तिष्क की आवश्यकता है कि आप अपने गोल को शरीर के माध्यम से नहीं, आप अपनी आत्मिक शक्ति से आप लगा सकते हो। तो जुड़ना, कभी अपने आप से ध्यान करना,
जुड़ना अपने आप से, कनेक्ट होना। मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ, आवाज आई दोबारा से, एक बार होना आप कनेक्ट। हम पूजा बहुत करते हैं, भगवान तो दिखते नहीं, भगवान हमारी हेल्प नहीं करते। अरे कभी आपने समर्पण किया उसकी तरह? महाभारत देखिए ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब जब तक उस द्रौपदी ने अपने चीर को ऐसे पकड़ करके कृष्ण कृष्ण पुकारती रही, कृष्ण जी नहीं आए। और जैसे ही उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, पल भर के अंदर कृष्ण भगवान वहां पर पहुंच गए। क्योंकि समर्पण नहीं कर सकते हम, और समर्पण वही कर सकता है जो मोहब्बत करता हो। मोहब्बत नहीं समर्पण है, क्योंकि इस दुनिया में जब प्रेम होगा, मोहब्बत होगी, तो समर्पण होगा, सहयोग होगा। और हम पूरा जो हमारी संस्कृति की है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, तभी हम साबित कर पाए। तो कनेक्ट होना, और जब आप कनेक्ट होगे तो दुनिया फिर आपको डिस्कनेक्ट वो होने ही नहीं देगा। तो उसको भी लगा होगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से आवाज आई, योगेन बेटे इस नाले से नीचे की तरफ जा। 500 मीटर पहाड़ी से लुढ़क करके आया, इतनी सी भी खरोंच नहीं आई थी बिना, जो गोलियों के घाव थे वो घाव थे, जो ग्रेनेड के घाव थे वो घाव थे, बाकी एक भी घाव नहीं हुआ। नीचे आया, अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, ऊपर की तमाम खबरों से अवगत कराया। इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। और जब कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा कि बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा, आवाज सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत ही सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि जबान अटने लगी थी। बोला पानी नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने सुना, दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी हुई। कुछ बता सकता? बता सकता। लास्ट में फिर बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नेशन और फील्ड पट्टी की है, बाकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। खाने को पर्याप्त मिलता है? सर भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर ये पार्ले जी वाले बिस्किट लेकर के गए थे ताकि वजन पिट्ठू में कम हो और ये ज्यादा ले जा सके हम। तो इस पार्ले जी वाला एक बिस्किट का पैकेट, उसमें से आधा हमने एक बड्डी पेयर ने खाया था, आधा तो बैलेंस था। भूख ही नहीं लगती थी। और तब एक ही थॉट चल रहा था कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बनना चाहिए। बस इतना कहते कहते भाव आते आते डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। तभी वहां पर सूचना मिली, खबर मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने, हमारी टीम ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। उसके बाद कारगिल युद्ध का टर्न हो गया था। आप जानते हैं 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली रेफर पे भेज दिया गया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल उन पहाड़ियों पर सर्दियों के समय सेनाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि -60 डिग्री टेम्परेचर में जीवन जिया कैसे जाएगा। लेकिन उन्होंने उसका भी उल्लंघन कर दिया और इतनी भारी संख्या में आकर के वो बैठ गए कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां
मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। जितनी देर अभी आपसे बात करते होगे ना, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो गए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। इन सब परिस्थितियों में हिंदुस्तान के ये बेटे, ये सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर के उन पहाड़ियों पर चढ़ते रहे और शिखरों पर बने हुए बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाते रहे। उसी द्रास सेक्टर में हमारी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को डिप्लॉयड किया गया। तोलोलिंग टॉप को हमें फतेह करने का सबसे पहले आदेश दिया गया। उस पर 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा था, 22 दिन। और 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। और जो भी बर्मन सर ने जो बात करी थी ना, विजयन थापर, ये हमारी जो देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश का शौर्य है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है। इस शौर्य में इस बेटे और बेटियां भारत माँ ने पैदा ही नहीं करी। भारत माँ ने तो सिंघनिया और शेर ही पैदा करे। तो एक वो बेटा विजयन थापर, नाम पता कैसे पड़ा था उसका? क्योंकि उसके जो फादर थे ना, कर्नल थापर, वो कर्नल थे, फौज में थे, बच्चा वहीं फौज में पैदा हुआ। तो पति पत्नी में जो है वो डिस्कशन होने लगा कि नाम क्या रखें। तो फौज के अंदर पहले आर्मर्ड में एक टैंक होता है, विजेंटा टैंक। तो ऐसे डिस्कस करते हुए शाम को वॉक कर रहे थे, उनको टैंक दिखाई दिया तो एकदम से बोले नहीं, विजयंत रखेंगे। हाँ, मेड इन इंडिया टैंक, विजयन, उस टैंक के नाम से उनका नाम रखा गया। और उस नौजवान का आपने कभी जो ना इंटरनेट पे पढ़ा नहीं होगा, उसने लास्ट लेटर लिखा था जब अपनी मम्मी पापा को। क्या लिखता है कि मम्मी पापा, उनको चरण स्पर्श करता है, कहता है कि जब तक ये आपके हाथों में लेटर पहुंचेगा, मैं स्वर्ग की अप्सराओं से बात कर रहा हूं। और सच में जिस दिन वो लेटर पहुंचा, उसी दिन उनकी शहादत की खबर उनके घर पर आई थी, तो स्वर्ग में पहुंच गए थे। ऐसे नौजवानों का देश है, ऐसे वीरों का देश है, ऐसे जुनूनियों का भारत है। तो ऐसे उस पहाड़ी पर एक के बाद एक, अभी तो किताबों में पढ़ करके गया था कि एक हिंदुस्तान के सैनिक के अंदर ये जोश होता, जुनून होता है, उस तरह से लड़ते हैं। वहां देखा एक सैनिक शहीद हो रहा है, दूसरा फिर आगे बढ़ रहा है। वो शहीद होता है तो फिर आगे बढ़ जाता है। पीछे वाले के कदम नहीं डगमगाते कि अगले वाला शहीद हो गया तो मैं पीछे रख लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब माएं बैठी हैं ना, माएं, सर आप कह रहे थे बर्मन सर, पुरुषों का पुरुषार्थ, पुरुषों का पुरुषार्थ पुरुषों का नहीं है, उनकी मांओं का पुरुषार्थ उस पुरुष का पुरुषार्थ। क्योंकि इस देश की मां ही अपने बेटों से कह सकती हैं, अपनी बेटियों से कह सकती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। और इंडियन आर्मी में एडवांस है भाई, एडवांस, विड्रॉल नहीं है। एक बार एडवांस का हुक्म मिलता है, विड्रॉल नहीं होते, आगे ही चलते, विजय या वीर गति। यहां फर्स्ट और सेकंड पोजीशन नहीं होती है बेटा, कि अभी अब की बार थर्ड आ गए, अब की बार सेकंड आ गए। वहां कोई पोजीशन नहीं है, वहां एक ही पोजीशन है, विजय या वीर गति, दूसरी पोजीशन नहीं है। तो बेटे और बेटियां भी कितने अपने आप को, अपनी जवानी को कुर्बान करने के लिए कितने तत्पर होते हैं। तो हमने इतिहासों में पढ़ा है, देखा है
कि भारत माँ ने जब एक शीश मांगा है, इस देश के लाखों बेटे और बेटियों ने हंस हंस कर शीशों को कुर्बान अपनी भारत माँ पर किया है। तो इस तरह से हमने तो 22 दिन के अंदर 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। उसके बाद टाइगर हिल, क्योंकि जिस तरह से मल्टीपल टास्क होते हैं, एक के बाद एक टास्क दिए, फिर टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए हमको हमारी यूनिट को चुना गया। हाइट ज्यादा थी, 17,000 फीट, बर्फ ही बर्फ थी, ऑक्सीजन नहीं थी। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए घातक प्लाटून कमांडो टीम का पुनर्गठन हुआ और उसमें कुछ नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ था। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। मेरी कोई अलग से पहचान नहीं थी, बस इतनी पहचान थी कि मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूं। 18 ग्रेनेडियर बराउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं, इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी। उसी काम से पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली, मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस कमांडो टीम घातक प्लाटून के अंदर शामिल किया जाए। मुझे सौभाग्य मिला उस टीम का। तभी एक नए ऑफिसर कमीशन होकर गए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमान दी गई। पहाड़ी की हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था। कुछ ज्यादा दूर तक देख सकता था, ज्यादा दूर तक देख सकता था तो ज्यादा दूर तक हमारी कैजुअलिटी भी कर सकता था। इसलिए फिर कह रहा हूं कि समय, ये जो समय बहुत बलवान होता, बहुत बेशुमार कीमती होता है, इसकी उपयोगिता को समझे। हमें मालूम था कि दिन में चलेंगे तो दूर तक देखेगा, आराम से मार सकता है। और फौजी मरने के लिए नहीं होता भाई, फौजी मारने के लिए होता है। और उसी को समझ करके हमने रात का चयन किया। रात भर पहाड़ी पर चलते थे, दिन भर बिना किसी मूवमेंट के पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ हिंदुस्तान के ये जवान -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद कल की ही तो बात है। 25 साल होने वाले हैं। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सामने हमने चढ़ना शुरू किया। जब इंसान चलेगा तो पत्थर तो गिरेंगे, पत्थरों की आहट, हमारी आवाज, तो दुश्मन ने फायर खोल दिया और केवल और केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के फिर बंकर। हम 7 जवानों ने पलक झपकते अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब फायर खुला तो वहां से जहां हम पहुंच चुके थे, वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। तो टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, जब आप फौज में भर्ती होंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की एक कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी होती है।
अभी से बता देता हूं, 150, 150। हम केवल 7, वो 150, लेकिन बिना डरे, बिना रुके, लगातार हम उनके ऊपर फायर करते रहे, वो भी फायर करते रहे, और परिस्थितियां पे परिस्थितियां बदलती रही। एक के बाद एक कोई घायल हो रहा है तो कोई शहीद हो रहा है। आज तक मेरे नौजवान साथियों, अपने जो ना वो जो दृश्य सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे, मैंने उन पलों को जिया है और देखा है। मुझे वो पल याद है कि सर से लेकर के जब मैं पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी, और मेरा ठीक एक मेरे सामने साथी बैठा, वो मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलीथीन फाड़ने के लिए, उसका हाथ यहां तक सिर्फ जाता है, उसको यहां गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकलता हुआ पीछे की तरफ लेटता चला जाता है। मैंने एकदम से हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए। ऐसे मेरी बगल में बैठा हुआ था मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था ट्रेनिंग का। मैं उसको बोला, अनंतराम, सर को तो गोली लगी है। क्या? ये उसके मुख से आखिरी शब्द था। उसको ऐसे सीने में गोली लगती है, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के इस तरह से लेट जाता है। भारतीय सेना में सेवा की। 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूं, अपने कर्तव्यों और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। आज जिसका विजय दिवस हम मना रहे हैं, ये 1971 के युद्ध का वो विजय दिवस जिसमें 3842 हिंदुस्तान के सैनिकों ने इस देश के लिए, हमारे लिए शहादत दी, लेकिन 13,000 पाकिस्तानियों को मौत के घाट भी उतारा। ये वो विजय दिवस है जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। ये वो विजय दिवस है जिसमें एक देश के 2 टुकड़े करके एक नया देश का निर्माण कर दिया था। ये वो विजय दिवस हम मना रहे हैं। और इसी विजय दिवस, इसी आजादी की रक्षा के लिए ये कारगिल का युद्ध हुआ था, जिसमें 527 मां भारती के बेटों ने अपने लहू की हर बूंद को और जीवन की हर सांस को देश के ऊपर कुर्बान किया था। अरे ये नहीं पूछोगे कि पाकिस्तान के कितने मारे गए? अरे 5,527 मां भारती के बेटों ने पाकिस्तान के 6500 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। ऐसे वीरों को नमन करने का दिन था, और हम जीवन पर्यंत ऐसे वीरों की बदौलत इस जीवन को जी रहे हैं, अपनी खुशियां मना रहे हैं, अपने व्यापार को कर पा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर पा रहे हैं। उन वीरों की शहादत के बदौलत, उन वीरों की अपने कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता के कारण ऐसे वीरों को शत शत नमन करना हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के संस्थापक, उनकी पूरी टीम, और जो मां सरस्वती के बेटे जो इतनी सुंदर सुंदर शब्दों में, क्योंकि 2 ही चीज का प्रभाव होता है संसार में, 2 ही ऐसी चीज है जो इस पूरी संसार का जो है क्या होता है, क्रांति आती है। किससे? या तो गोली से या बोली से। ये जो बोली है ना, ये गोली से भी तीव्र काम करती है। अब जिस तरह से जब योगेंद्र शर्मा जी अपने शब्दों के बाण चला रहे थे, उस समय अगर आपको बोल दिया जाए कि बाहर पाकिस्तानी खड़े, तो शायद उसका कचूमर बना देते आपसे, नहीं? क्योंकि वो उबाल इतना था हमेशा। और ये बड़ा पूरा विश्व जो है ना, इस भारत के ऊपर गर्व करता है। क्यों?
क्योंकि भारत युवाओं का राष्ट्र है। इस राष्ट्र में 65% युवा हैं, 65%। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है, क्योंकि इस 65% में से 80% को यह पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है। नहीं, क्योंकि कुछ तो रात को 2:30 बजे तक पढ़ते हैं, रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ते हैं, और कोई रात को 2:30-3 बजे तक वो लाइव को चेक करते हैं। इसलिए सुबह तो वो उठ नहीं सकते, नहीं। लेकिन बच्चों, फौज का आपने चॉइस किया ना, ये आपने चुना है, फौज ने आपको नहीं चुना, आपने फौज को चुना है। और फौज में 3:30 बजे के बाद आप सो नहीं पाओगे। ये फौज की बहुत अच्छी आदत है, 3:30 बजे उठाती है। 3:30 और 4:30 के बीच का जो समय होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्ममुहूर्त। लेकिन साइंस की भाषा में उसको एनर्जियों का बोलते हैं, एनर्जी। वो समय इतनी एनर्जियां होती, इतनी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी रोज प्रकृति आपके आंगन में लेकर के आती है, लूट लो। लेकिन आप तो बस बिस्तर के मजे लूटते हो, उस प्रकृति की एनर्जी का नहीं। ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी आप जानते हो, साइंस के स्टूडेंट हैं, ये एनर्जी, जिस तरह की एनर्जी हमारी बॉडी से टकराती है, उसी प्रकार के हमारे थॉट बनते हैं, थॉट। और थॉट जिस तरह के होंगे, उसी तरह का एटीट्यूड होगा हमारा, वैसी तरह हमारा बिहेवियर होगा, वैसे करेक्टर होगा। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो पूरा लाइफ, पूरी लाइफ की हर चीज आपके अंदर, एक पूरा ब्रह्मांड आपको एक पॉजिटिव, उसमें खुशियां, आनंद आएगा आपको, हर चीज को करने में आनंद आएगा। तो जो नहीं उठ रहे हैं वो उठना सीख लीजिए, कि उसमें आप उठें और कुछ योग प्राणायाम करके अपने जीवन की शुरुआत करें। और यह आप प्रॉमिस कर रहे हैं, सारे उठते होंगे? नहीं, वही उठते हैं जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी नहीं उठते। अपनी लाइफ स्टाइल को बदली कर दो, ये आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, ये देखो, ये 80 साल के नौजवान, क्योंकि ये जो ना, ये 80 साल के नौजवान जो कर्नल वर्मन सर हैं, इनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि ये न इसको चाहते हैं न उसको चाहते हैं, ये तो सिर्फ वतन को चाहते हैं। और वतन क्या है? अरे वतन क्या है? ये जो ऐसे मार्च किए गए जो पेंसिल से रेखाएं हैं, ये वतन नहीं है, वतन तो आप हैं, ये आपको चाहते हैं। इसलिए लगातार आपके साथ में बने रहते हैं, लगातार अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और इन तमाम, इसलिए सकारात्मक भावों में रहना, सकारात्मक ऊर्जा, हमेशा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ को बहुत ऊंची बुलंदियों तक लेकर के जाएगी। और पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिविटी 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 अपने आप में रखिए, आपके जीवन बहुत बुलंदियों पे जाएगा। जीवन जी रहे हो ना, सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। कितनी बार सांस लेते हो एक मिनट के अंदर? कितनी बार? 72 बार, 15 से 18, 15 से 17 बार सांस लेते हो आप। और इस सांस को आप कम कर सकते हो। कैसे कम होगा? प्राणायाम से, ध्यान से। और जितना सांस आप नहीं, प्रैक्टिकल कर लेना, दौड़ करके आना, सांसों की गति तेज होगी, और फिर आपको माइक पकड़ा दिया जाए तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, एक शब्द नहीं बोल पाओगे। तो जितना सांस की स्लो होगी, गति गहरी होगी, सांस जितनी गहरी होगी उतनी माइंड शांत होगा, जितना माइंड कूल होगा उतना ही आपके अंदर पूरा जो ब्रह्मांड है, ज्ञान है, प्रकाश है, यही आपका शब्दों के द्वारा बाहर आएगा। मैं पुनः भाई लखन यादव जी, कर्नल वर्मन और तमाम माँ भारती और माँ सरस्वती के पुत्रों को वंदन करता हुआ सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं।
ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का, इस फोर्स डिफेंस एकेडमी के उन योद्धाओं का हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद।